हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान मेधा क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 जीव विज्ञान का पहला पार्ट जो हमारा जैव प्रक्रम है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो जैव प्रक्रम होता क्या है ना। जो जैव प्रक्रम जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस, है ना, जैव प्रक्रम। तो वे सभी प्रक्रम जो शरीर के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का मतलब होता है देखभाल। तो वे सभी प्रक्रम, वो सभी प्रोसेस जो शरीर के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, वे सभी प्रक्रम जो शरीर के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत जैसे श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, पाचन हो गया, प्रजनन हो गया, जितनी भी प्रक्रियाएं होती है जो जीवित रहने के लिए एक मनुष्य के लिए आवश्यक होती हैं, वो सभी जो प्रक्रम होते हैं वो सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो है समाहित किए गए हैं। अब जैव प्रक्रम के अंतर्गत जैसे सबसे पहले हमारा आता है पोषण। तो पोषण क्या होता है, पहले प्रोसेस को हम पढ़ते हैं जो हमारा पोषण है जिसको न्यूट्रिशन कहते हैं, है ना। पोषण क्या होता है, तो पहले पोषण की परिभाषा को समझना होगा। तो जैसे पोषण के लिए जैसे हम अपना बहुत सारे खाद्य पदार्थों का हम ग्रहण करते हैं, तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। जिन पदार्थों को खा करके हम ऊर्जा प्रदान करते हैं ना, वे हमारे क्या कहलाते हैं, भोजन कहलाता है। तो वे पदार्थ या वे पदार्थ जो उनको हम भोजन के रूप दे सकते हैं। तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना तथा उस ऊर्जा का प्रयोग शरीर की समस्त क्रियाओं में करना ही पोषण कहलाता है ना। तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना तथा उस ऊर्जा का उपयोग शरीर की समस्त क्रियाओं में करना ही पोषण कहलाता है। समस्त क्रियाओं पोषण कहलाता है। हाँ, समस्त क्रियाओं का मतलब हो गया शरीर की वृद्धि, शरीर में कहीं टूट फूट हो रही है तो उसका, है ना, और जो भी श्वसन होता है, परिवहन होता है, उत्सर्जन होता है, तो सभी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है, तो ऐसे जो खाद्य पदार्थों को खा करके हम जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उस ऊर्जा का उपयोग जो समस्त क्रियाओं में करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं, है ना। पोषण कितने प्रकार का होता है, पोषण की विधियाँ दो होती हैं, है ना, दो विधियाँ होती हैं। पहली विधि हो गई हमारी कौन सी, स्वपोषण। पहली विधि कौन सी हो गई, स्वपोषण की विधि। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, और उनके इस पोषण को हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी कहते हैं उनके इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण कहते हैं, है ना। तो एक विधि हो गई स्वपोषण की, है ना, एक पोषण की एक विधि हो गई स्वपोषण। दूसरी विधि कौन सी है, दूसरी विधि है परपोषण। परपोषण को विषमपोषी भी कहते हैं, विषमपोषी पोषण, है ना। तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं, उनके इस पोषण को हम स्वपोषण कहते हैं, है ना। वे जीव जो अपना भोजन
स्वयं नहीं बनाते, स्वयं नहीं बनाते अर्थात दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, अर्थात दूसरे सजीवों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें परपोषी या विषमपोषी कहते हैं, परपोषी कहते हैं। उनके पोषण को, इस पोषण को विषम पोषण या परपोषण कहते हैं, ठीक है, विषम पोषण या परपोषण कहते हैं, है ना। जो अपना भोजन नहीं बना पाते स्वयं, है ना, ऐसे जीव जो होते हैं वो आपके परपोषी या विषमपोषी होते हैं और उनके इस पोषण को विषमपोषी या परपोषी जीव कहते हैं। अब परपोषी भी 3 प्रकार के होते हैं। परपोषी जीवों को 3 भागों में बांटा गया है ना। पहला भाग है गया मृतोपजीवी, मृतोपजीवी। दूसरा हो गया परजीवी और तीसरा आपका हो गया प्राणी समभोजी पोषण, प्राणी समभोजी पोषण, प्राणी समभोजी पोषण, है ना। मृतोपजीवी पोषण क्या होता है? ऐसे विषमपोषी जीव जो अपना भोजन सड़े गले अपशिष्ट पदार्थ, जो सड़े गले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जीवों को मृतोपजीवी कहते हैं और उनके इस पोषण को क्या कहते हैं? मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण के रूप में हमारा जैसे हो गया मशरूम हो गया, मशरूम हो गया। दूसरा आपका हो गया अमरबेल, अमरबेल नहीं आएगा, अमरबेल तो उसमें परजीवी में है। मशरूम हो गया और दूसरा जैसे कुकुरमुत्ता छतरी जैसा जम जाता है, और ईस्ट हो गया, है ना। तो ये क्या है? ये हमारे मृतोपजीवी हैं। दूसरा आता है परजीवी पोषण वाले जीव। तो ऐसे विषमपोषी जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवित शरीर या कोशिका में रह करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जीवों को परजीवी जीव कहते हैं। उनके इस पोषण को परजीवी पोषण भी कहते हैं, है ना। इसका उदाहरण है जैसे खटमल हो गया, खटमल हो गया, जोंक हो गया, है ना। और अमरबेल जैसे पेड़ों में देखा होगा जो लिपटी रहती है, तो अमरबेल, है ना। ऐसे जीव क्या करते हैं? दूसरे जो जीवित कोशिका होती है उसके शरीर से ऊर्जा तो लेते हैं, लेकिन उसकी इसके कारण से मृत्यु नहीं होती है ना। ऊर्जा तो क्षय होगी, लेकिन ऐसी प्रक्रिया नहीं होती कि उनका शरीर नष्ट हो जाए, है ना। तो ऐसे जीव हमारे परजीवी कहलाते हैं, जो दूसरे जीवित कोशिका शरीर में रह करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तीसरा हो गया प्राणी समभोजी पोषण, है ना। प्राणी समभोजी पोषण के ऐसे जीव, ऐसे विषमपोषी जीव होते हैं जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को खा करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, है ना। और तथा इनके शरीर में एक विशिष्ट प्रकार का पाचन तंत्र पाया जाता है। तो ऐसे जो जीव होते हैं वो प्राणी समभोजी पोषण के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य हो गया, गाय हो गई, बकरी हो गई, है ना। तो ऐसे जो जीव होते हैं वो हमारे कौन से कैटेगरी में आते हैं? प्राणी समभोजी पोषण के अंतर्गत आते हैं, है ना। और यहाँ पे इन चीज़ों को हमने पढ़ लिया, स्वपोषण और परपोषण। परपोषण की ये 3 विधियाँ, मृतोपजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी समभोजी पोषण, है ना। इसके अतिरिक्त हमारा दूसरा जैव प्रकरण के अंतर्गत जो एक रासायनिक प्रक्रियाएं पूछी जाती हैं, जैव रासायनिक प्रक्रियाएं, है ना। तो जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पूछा जाता है कैटाबोलिक, एनाबोलिक, है ना। जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं और अपचयी क्रियाएं होती हैं, इनके बारे में, है ना। जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, जैव मिटाते ही लिखते हैं दोबारा। थोड़ा जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है ना, जैव रासायनिक प्रक्रियाएं, थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। थोड़ा ये छूट गया है। जैव रासायनिक प्रक्रियाएं, है ना। जैव रासायनिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? जैव रासायनिक प्रक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं उपापचयी क्रियाएं, हैं, जिनको बोलते हैं उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जिनको बोलते हैं
एनाबॉलिक रिएक्शंस, है ना। तो उपापचयी क्रियाएं क्या होती है, इसमें जो है जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। छोटे छोटे अणु या छोटे छोटे सरल अणु जो होते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, है ना। सरल अणु जो होते हैं, सरल अणु द्वारा, ठीक है, जटिल अणुओं का संश्लेषण का संश्लेषण जब होता है तो वहां पे जो क्रियाएं होती हैं वो उपापचयी क्रियाएं कहलाती है, जिसको एनाबॉलिक बोलते हैं। तो सरल अणु जो द्वारा जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है, इसके अंतर्गत उदाहरण के तौर पे हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ये हमारी कौन सी प्रक्रिया होती है, ये हमारी उपापचयी क्रिया के अंतर्गत आता है ना। प्रकाश संश्लेषण में आप जानते हो क्या होता है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होती है और पत्तियों का हरा वर्णक रंग होता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है, बहुत सारे सूक्ष्म मतलब बहुत सारे पदार्थ मिल करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे क्रिया जो हो गई हमारी, ये कौन सी हो गई, उपापचयी क्रिया हो गई। दूसरी आती है अपचयी क्रिया, अपचयी क्रिया है ना, अपचयी क्रियाएं। यहाँ पे अपचयी क्रियाएं जिसको कैटाबोलिक बोलते हैं, है ना, कैटाबोलिक रिएक्शंस। इसमें क्या होती है, इसमें जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो सरल अणुओं में विघटित हो जाते हैं, ठीक है। जटिल कार्बनिक पदार्थ, जटिल कार्बनिक पदार्थ द्वारा सरल अणुओं में वियोजन, है ना, सरल अणुओं में वियोजन, है ना। ये क्रिया जो होती है अपचयी क्रिया है, जिसको कैटाबोलिक रिएक्शन बोलते हैं, उसके अंतर्गत होता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हम 60 में समझ सकते हैं, जो हमारा पाचन हो गया, है ना, श्वसन हो गया आदि। पाचन और श्वसन की प्रक्रियाएं जो होती है, ये क्या कौन सी क्रियाएं हैं, ये हमारी कैटाबोलिक रिएक्शंस होती हैं, जो अपचयी क्रियाएं होती हैं। इसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ छोटे छोटे अणुओं में वियोजित हो जाता है ना। तो ये जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हो गई, जो दो प्रकार की होती है, उपचयी क्रिया और अपचयी क्रियाएं, एनाबॉलिक और कैटाबोलिक क्रियाएं, है ना। अब इसके बाद में हम पोषण का हमने पढ़ लिया है। पोषण के बाद में हम पढ़ते हैं जो हमारा पहला पोषण है ना, उस पोषण को हम पढ़ते हैं, बोर्ड को साफ करते हैं। जैव रासायनिक प्रक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं पौधों में पोषण, है ना। पौधों में पोषण कब पढ़ेंगे, पहले स्वपोषण के अंतर्गत आते हैं हमारे स्वपोषण, स्वपोषण के अंतर्गत आते हैं हमारे कौन से, सभी हरे पेड़ पौधे। सभी हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं ना, सभी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्वपोषण के अंतर्गत आते हैं। तो स्वपोषण के लिए जो हमारी यहाँ पे समझ लेते हैं पौधों, पेड़ पौधों, पेड़ पौधों में पोषण। स्वपोषण के अंतर्गत कौन से आते हैं, पेड़ पौधों में पोषण, ठीक है, पेड़ पौधों में पोषण। अब पेड़ पौधों में पोषण किस प्रकार के द्वारा होता है, जो पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। तो ऐसे जो पोषण के जीव होते हैं वो हमारे पेड़ पौधे हैं। और पेड़ पौधों के पोषण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, है ना। पेड़ पौधों में पोषण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जिसको बोलते हैं। पोषण की विधि कौन सी है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वो एक क्या कैसी होती है, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक क्रिया होती है। इसके अंतर्गत वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, है ना, जल तथा पत्तियों के हरा जो वर्णक रंग होता है, हरित लवक, उसकी सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जो हरे पेड़ पौधे, वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश तथा पत्तियों में उपस्थित हरा वर्णक जो हरा रंग होता है वह जल की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे उदाहरण क्या है, उसका रिएक्शन ही है 6CO2 प्लस 12H2O, है ना। गिव्स आउट किसकी मदद से होगा, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश रहेगा, सूर्य का प्रकाश होगा तभी ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। सूर्य का प्रकाश और यहाँ पे पर्णहरित, पत्तियों का हरा वर्णक, है ना, पर्णहरित।
तो इसकी मदद से जब यहाँ पे रिएक्शन होगा तो यहाँ पे बनेगा C6H12O6 बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, प्लस 6 क्या बनेगा O2 है ना, प्लस 6H2O है ना, बैलेंस कर लेंगे जो भी रहेगा। तो यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित है ना, ये चार जो कच्चे रॉ मटेरियल्स है, कच्चा पदार्थ है, ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे हमारा ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनती है और जल का निर्माण होता है ना। इस रासायनिक प्रक्रिया को ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की उपयोगिता क्या है ना। प्रकाश संश्लेषण के कितने चरणों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के चरण, पहले हम समझ लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चरण। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। 3 चरणों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। नंबर 1 होता है, नंबर 1 यहाँ पे पर्णहरित द्वारा प्रकाश का अवशोषण। सबसे पहले प्रक्रिया होती है प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। जो पत्तियों का हरा वर्णक होता है, रंग होता है, वो प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है। तो पहला स्टेप जो हो गया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का, वो पहला स्टेप है पर्णहरित द्वारा प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश को अवशोषित करना। दूसरा स्टेप होता है प्रकाश की मदद से यहाँ पे जल का अपघटन होता है। दूसरा होता है जल का अपघटन। जल का अपघटन होता है और जल के अपघटन के फलस्वरूप है ना, जल का अपघटन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो जल का अपघटन होता है यह हरित लवक के किस भाग में होता है। हरित लवक हमारा कौन सा है, रसोई घर। तो हरित लवक के किस ग्रेना भाग में, हरित लवक के ग्रेना भाग में क्या होता है, जल का अपघटन हो जाता है ना। तीसरा होता है जल का अपघटन होगा, तीसरे भाग में क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण होता है। वहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो संयोग करता है और जल के अपघटन के पश्चात जब होता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन है ना और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ये आपस में सहयोग करते हैं। यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। ग्लूकोज का निर्माण होता है, ये हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होता है। हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होता है, स्ट्रोमा भाग में है ना। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के 3 चरण होते हैं। 3 चरणों में 3 स्टेप बाय स्टेप ये रिएक्शन कंप्लीट होती है ना। और जो हरित लवक है, जो हमारा हरित लवक होती है, ये हर पत्ती जो होती है, हर पत्ती एक रसोई घर होती है। उसका जो हरित लवक भाग होता है वो रसोई घर होता है। उसमें जो भी भाग होते हैं, जैसे पहला भाग तो काम हो गया, पूरी पत्ती के माध्यम से जल को अवशोषित कर लिया गया। फिर दूसरा उसका जो अपघटन की प्रक्रिया होती है जल के अपघटन की, वो हरित लवक के ग्रेना भाग में होता है। और तीसरा स्टेप हमारा होता है जो जहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण ही हो जाता है और स्ट्रोमा भाग में होता है। अब यहाँ पे जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी होती, तो आवश्यक सामग्री कौन कौन सी होती है वो तो जानते हैं ना। आवश्यक सामग्री नंबर 1 जैसे हो गया जल हो गया, नंबर 2 में सूर्य का प्रकाश हो गया है ना, सूर्य का प्रकाश। और नंबर सी में हमारा क्या हो गया, नंबर सी में हमारा हो गया जो पर्णहरित है ना। और नंबर 4 में हमारा हो गया डी है ना। नंबर 4 में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो वातावरण में फ्री रहता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन पदार्थों की मदद से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इनमें से अगर किसी चीज़ का अभाव रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। और इसके बाद में जब चारों सभी चीज़ें मौजूद रहती हैं तो जाकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, चालू होती है ना। अब ये तो जानते हो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाती है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और यहाँ पे ऑक्सीजन बनता है ना। और ऑक्सीजन बनने से क्या होता है, समझ जीवधारी जितने भी हैं उनको श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो हमारे पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ही बनती है ना। तो इसकी भूमिका क्या रहती है, उसकी प्रकाश संश्लेषण की उपयोगिता क्या रहती है ना, उसको पढ़ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की उपयोगिता, महत्व क्या है प्रकाश संश्लेषण की उपयोगिता। प्रकाश संश्लेषण की उपयोगिता, तो उपयोगिता क्या है। नंबर 1 में जैसे
यहाँ पे क्या करता है, समस्त जीवधारियों के लिए प्रकाश क्रिया के फलस्वरूप ही समस्त जीवधारियों के लिए पोषक पदार्थ की, है ना, पोषक पदार्थ की मतलब खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया द्वारा, है ना, इस प्रक्रिया द्वारा समस्त जीवों का पोषण होता है। साइड में लिख लीजिए, समस्त जीवों का पोषण होता है। अगर पेड़ पौधे अपना प्रकाशन क्रिया ना करें तो वे ना तो अपना क्या करेंगे, फल फूल कुछ बनेगा ही नहीं, और जिससे जीवधारियों का किसी प्रकार से पोषण हो ही नहीं सकता। हमको खाद्य पदार्थ भी पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, पोषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही होता है, और वातावरण में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो भी प्रकाशन क्रिया के द्वारा ही संपन्न होता है। नंबर 2 में यहाँ पे जो प्रकाशन क्रिया होती है, तो इस क्रिया में, इस प्रक्रिया में, इस रासायनिक प्रक्रिया में, है ना, इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड क्या की जाती है, ग्रहण की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है, ग्रहण की जाती है, तथा ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ऑक्सीजन उत्पन्न होती है ना, और फायदा है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, प्रदूषण का नियमन होता है ना, इस प्रक्रिया के द्वारा प्रदूषण का नियमन होता है, इस प्रक्रिया द्वारा प्रदूषण का नियमन होता है। अर्थात क्या होता है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल संतुलित रहता है, संतुलन बना रहता है, क्योंकि यदि प्रकाश में क्रिया ना हो तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज ही नहीं होगा। अगर यूज ही नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बढ़ती जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया के द्वारा प्रदूषण का नियमन होता है, और जो है बैलेंस बना रहता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। हम तो जानते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, उतने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड में ऊष्मा को अवशोषित करने की क्षमता होती है, जिसके कारण जो है बहुत ज़्यादा वातावरण में हीट का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार प्रकाश होने की उपयोगिता हो गई। और